Hi everyone. So today we'll be starting utilization of energy and traction. So this is particular subject will consist of some modules of video lectures. So today is lecture 1 and we'll be discussing about the introduction of electric heating. Okay. So this particular lecture would be in Hindi and English both so that you can understand the technicality of the topic. So let's start with the electric heating. Okay. So इलेक्ट्रिक हीटिंग बेसिकली है क्या, और अगर देखा जाए हीट जो होती है बेसिकली इफ यू कंसीडर हीट, तो हीट का एक प्रोमिनेंट रोल है हमारी लाइफ में. ठीक है, कैसे? अगर हम कंसीडर करते हैं कि हीट का हमारी लाइफ में क्या रोल है. प्रोमिनेंट रोल का मतलब क्या है? हीट आप देखेंगे तो डोमेस्टिक पर्पस में, ठीक, डोमेस्टिक पर्पस में, ठीक, लाइक अगर आप देखा जाए तो कुकिंग में, इसी तरीके से रूम हीटर्स में. ठीक है, और एग्जाम्पल अगर हम हीट के देखें तो इमर्शन रॉड आपने देखी होगी, वहां पे इसका रोल है. इसी तरीके से फर्दर मूव करें, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर. ठीक, और अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस देखें, ये तो डोमेस्टिक पर्पस हो गए, और इसी तरीके से अगर हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस देखें हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग के, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी बहुत हैं. जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में देखा जाए तो सबसे पहले आपने देख वर्ड सुना होगा वेल्डिंग. ठीक है, इसी तरीके से मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, मेल्टिंग ऑफ मेटल्स. और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जैसे टेम्परिंग हो गया, ठीक, हार्डनिंग हो गया, हार्डनिंग ऑफ स्टील हो सकता है, ठीक, और ड्राइंग पर्पस में भी हमारी जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है या हीट है वो बेसिकली यूटिलाइज होती है. तो ये बेसिक एप्लीकेशंस है. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता था कि हीट प्लेज अ मेजर रोल इन आवर एवरीडे लाइफ. ओके, एंड ऑल हीटिंग रिक्वायरमेंट्स इन डोमेस्टिक पर्पस एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर बेसिकली important when we look after different aspects of electric heating. Okay, अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये इलेक्ट्रिक वर्ड क्यों यूज किया है? हमारे पास कन्वेंशनल हीटिंग भी है. अगर कन्वेंशनल हीटिंग में देखेंगे तो कन्वेंशनल हीटिंग में आप देखते होंगे हमारे पास कोल है, नेचुरल गैसेस है. ठीक, कोल आप देखते होंगे कोल हैंडलिंग प्लांट से मिल्स के थ्रू जाते हुए फिर फर्नेस पे बर्निंग होती है. ठीक है, महीन बिल्कुल कोल हो जाता है वहां पे फर्नेस. तो यहाँ पे कन्वेंशनल फ्यूल्स को हम लोग इतना इंपॉर्टेंस देते हैं और उससे मेजर अमाउंट ऑफ हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो यहाँ पे ये जो कन्वेंशनल जो हीटिंग है और इलेक्ट्रिक हीटिंग है इसमें क्या डिफरेंस है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये भी हम जानेंगे. और क्या इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेजेस हैं कन्वेंशनल हीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और डिफिनीशन एक्चुअली इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है. तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट अगर लिया जाए तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक हीटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग is to warm the living space. Electric heating is basically used to warm the living space. Okay, and electric heating is different from gas, oil, propane heating, and there is as such no combustion process. ठीक है, जब हमारे पास कोई भी फ्यूल नहीं यूज हो रहा है तो इसका मतलब कोई भी कंबशन प्रोसेस नहीं होगा. तो जब कोई कंबशन प्रोसेस नहीं होगा तो हमारे पास फ्लू गैसेस नहीं होंगी, फ्लू गैसेस नहीं होंगी. दूसरा, स्टोरेज की जरूरत नहीं है हमको किसी पर्टिकुलर फ्यूल को, बर्नर्स की जरूरत नहीं है, ड्राफ्ट फैंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिमनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हीट एक्सचेंजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए ये नजर आता है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग बहुत ही ज्यादा एडवांटेजियस है
कन्वेंशनल हीटिंग के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो बेसिक एस्पेक्ट हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग का ये हो गया। अब हम समझते हैं कि हीट ट्रांसफर कितने तरीके से होता है। ठीक है, हीट ट्रांसफर कितने तरीके से होता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, हीट ट्रांसफर का अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो हमारे पास तीन तरीके हैं। एक कंडक्शन है, दूसरा रेडिएशन है, तीसरा कन्वेक्शन है। ठीक है, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। यहाँ मैंने ब्रीफिंग आपको प्रॉपरली दे दी है, बट मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो मैं एक एक पर्टिकुलर मोड को कंसिडर करता हूँ। तो सबसे पहला अगर मैं मोड कंसिडर करता हूँ कंडक्शन का, इसको समझते हैं कंडक्शन एक्चुअली क्या होता है। ठीक, तो देखिए कंडक्शन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि यहाँ पे क्या होता है। In this mode, the heat transfer from one part of substance to another part without the movement in the molecules of substance। मतलब यहाँ पे अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो याद रखिएगा यहाँ पे कंडक्शन में क्या होगा, नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सब्सटेंस होगा। ठीक है, नो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सब्सटेंस। तो अगर ऐसा फिनोमिनन हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। ठीक है, ठीक। दूसरा पॉइंट कंडक्शन में कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि द रेट, जिस रेट से कंडक्शन हो रहा है, द रेट ऑफ कंडक्शन, द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट along the substance, along the substance, along the substance depends upon टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंडक्शन के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसका फॉर्मूला क्या है जरा देखते हैं हम लोग। ये जो हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ हीट जो पास हो रही है उसका अगर फॉर्मूला कंसिडर किया जाए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, K मल्टीप्लाइड बाई A डिवाइडेड बाई स्मॉल t। ठीक है, T1 माइनस T2। ठीक, अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने की ये है, और यहाँ पे एक और एलिमेंट रहेगा जिसको कहेंगे टी। ठीक, अब सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है ये किस पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है, या किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है, या कोई डायमेंशन के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। तो समझिए ये जो फॉर्मूला है हमने क्या कंसिडर किया है, ये फॉर्मूले को हमने कंसिडर किया है, इस फॉर्मूले में हमने एक क्यूबिक बॉडी कंसिडर कर रखी है। हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर रखा है, एक कंसिडर हमने यहाँ पे की हुई है क्यूबिक बॉडी। ठीक है, तो जब क्यूबिक बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं तो क्यूबिक बॉडी में क्या होगा कि इस तरीके से अगर हम लोग क्यूबिक बॉडी बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्यूबिक बॉडी बना लेते हैं। ठीक, तो अब इस क्यूबिक बॉडी में सपोज करिए हमारा एक फेस क्या है, ये हो गया, एक फेस ये हो गया, और दूसरा फेस क्या हो गया, ये। तो हम मान लेते हैं एक पर्टिकुलर फेस का टेम्परेचर क्या है, T1, और दूसरे पर्टिकुलर फेस का टेम्परेचर क्या है हमारा, T2 है। ठीक, तो T1 और T2 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद T हमारा अगर देखा जाए कि बेसिकली T क्या है, स्मॉल टी। तो ये जो स्मॉल टी बता रहा है ये हमारा बेसिकली बता रहा है थिकनेस है। ठीक, जो ये स्मॉल टी है, दिस बेसिकली टेल्स अस द थिकनेस। ठीक, और ये यहाँ पे भी टी लिखा हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं TH मान लेते हैं, इसको यहाँ क्या मान लेते हैं, TH। तो TH जो है हमारा, ये हमारा बेसिकली बताएगा, जो TH है ये बताएगा नंबर ऑफ आवर्स।
ये बताएगा नंबर ऑफ आवर्स। और T1 और T2 हमारा क्या है, दो फेसेस हैं जो क्यूबिक बॉडी की, तो वो अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, T1 और T2 टेम्परेचर में है, तो वो T1 और T2 हो गया। और K हमारा बेसिकली क्या है, इसको स्मॉल k मान के चलिए, तो ये जो स्मॉल k है हमारा, इसको हम लोग कह सकते हैं कोफिशिएंट, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, इसको भी याद रखिएगा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, ए हमारा क्या है, आप ए क्या है बेसिकली, ए हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, तो ए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, जो भी हमारा एरिया है इस पर्टिकुलर प्लेट का, ठीक है, या एक पर्टिकुलर फेस का, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो न्यूमेरिकल जब भी आएगा कंडक्शन का, तो याद रखिएगा कंडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि कोई मूवमेंट मॉलिक्यूल का नहीं होता है सब्सटेंस में, ठीक। और जो भी टेम्परेचर ग्रेडियंट के ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब जो भी रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट होगा वो टेम्परेचर ग्रेडियंट के ऊपर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। और अगर Q के बारे में बात करा जाए, तो Q बेसिकली हमारा क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट पास्ड थ्रू अ क्यूबिक बॉडी विद टू पैरेलल फेसेस विद थिकनेस ऑफ T। ओके, ये दो पैरेलल फेसेस का क्यूब है, और यहाँ पे जो फेसेस है, एक टेम्परेचर T1 पे और दूसरा टेम्परेचर T2 पे है। तो ये हमारा कंडक्शन फिनोमिनन हुआ। अच्छा, कोई एग्जाम्पल अगर आपको कंडक्शन फिनोमिनन का पूछे, तो याद रखिएगा एग्जाम्पल के तौर में कंडक्शन फिनोमिनन का एग्जाम्पल क्या है, कोई भी अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल को हीट करेंगे, तो ये इसका एग्जाम्पल है, हीटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, हीटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक, तो ये क्या हो गया, कंडक्शन फिनोमिनन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और कंसीडर करते हैं हमारा कन्वेक्शन फिनोमिनन। तो पहले वाले केस में था कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था मॉलिक्यूल्स का, बट कन्वेक्शन में देखते हैं क्या होता है, कन्वेक्शन क्या कहता है। ठीक, तो कन्वेक्शन में क्या होता है, जो हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक, जो हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है, इसको मान लेते हैं डेल्टा एच के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो सपोज करो जो भी हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो वो किस कारण से हो रही होगी ट्रांसफर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे याद रखिएगा कि इन दिस मोड द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस और अ फ्लूइड ड्यू टू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स का रोल आएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं इसका कोई एग्जाम्पल, तो इसका भी एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल अगर आप इमर्शन रॉड देखेंगे, तो इमर्शन रॉड इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक, क्या इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो कि आपको बेसिकली हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो हाँ, इसमें भी एक फॉर्मूला है। अच्छा, सबसे पहले जैसे हम लोगों ने कंडक्शन फिनोमिनन में टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में बात की थी, इसी तरीके से कन्वेक्शन फिनोमिनन में भी हमारा जो रेट होगा, ठीक है, जो यहाँ पे रेट होगा, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट डिपेंड्स, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन फ्लूइड डेंसिटी, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस अपॉन द डिफरेंस ऑफ या डिफरेंस in the fluid density in the fluid density at different temperature, at different temperature। ठीक, तो ये चीज हो गई हमारी। अब इसमें अगर इसका फॉर्मूला कोई पूछे आपसे, इसमें अगर न्यूमेरिकल अगर आता है इस पर्टिकुलर कोई
टॉपिक पे। तो देखिए इसमें जो न्यूमेरिकल आएगा वो बेसिकली आएगा हीट डिसिपेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला होगा वो H इक्वल्स टू स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाई T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाई a T1 माइनस T2, और यहाँ एक पावर आएगी b आ जाएगी, ठीक है, और वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा अब देखो वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब इसमें a हमारा क्या है, T1 T2 क्या है, तो याद रखिएगा a और b ये हमारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं। a और b हमारे कांस्टेंट्स हैं, ठीक, जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है हीटिंग सरफेस की पे, ठीक। ये जो कांस्टेंट है इनकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड किस पे करेगी, हीटिंग सरफेस। तो याद रखिएगा हीटिंग सरफेस पे इनकी वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक। T1 और T2 हमारा क्या है, T1 और T2 सपोज करिए T1 हमारा मान लेते हैं, तो T1 ये टेम्परेचर मान लेते हैं, ये जो भी हीटिंग एलिमेंट होगा, ठीक, हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर होगा, और T2 क्या होगा हमारा, टेम्परेचर किसका होगा, ये हमारा होगा फ्लूइड का। तो यहाँ पे जब हम इमर्शन रॉड का एग्जांपल ले रहे हैं तो इमर्शन रॉड को पानी में डाल रहे हैं, तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा T2 और इमर्शन रॉड का टेम्परेचर क्या होगा T1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। आप देखते होंगे जब इमर्शन रॉड को पानी में डालते हैं तो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के बारे में बात होती है, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। अब अगला फिनोमिनन लेते हैं रेडिएशन, और रेडिएशन में अगर आप रेडिएशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो रेडिएशन के कॉन्सेप्ट के लिए क्या है, अब देखते हैं रेडिएशन, है ना, पेन सेलेक्ट कर ले। हाँ, तो देखो रेडिएशन में क्या होता है, इसका भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम रेडिएशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे भी ध्यान रखिए इसमें क्या होता है। सपोज करो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, इसमें सबसे पहले हमको देखना है हीट ट्रांसफर कैसे होता है रेडिएशन में। तो हीट ट्रांसफर कैसे होता है कि इन दिस मोड द हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम सोर्स टू द सब्सटेंस, ठीक है, सोर्स और सब्सटेंस, ठीक है, सोर्स और सब्सटेंस के बीच में अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में मीडियम होगा, ठीक। और ये मीडियम, इसमें खास बात क्या होती है रेडिएशन फिनोमेना में, कि अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है सोर्स से सब्सटेंस के बीच में, तो जो मीडियम होगा वो मीडियम बेसिकली जो बीच में आ रहा है उसमें कोई भी हीटिंग नहीं होगी, मीडियम में कोई भी हीटिंग नहीं। तो मीडियम में क्या होगा, विदाउट हीटिंग, ठीक है। तो मीडियम हीट नहीं होगा बट सोर्स से हीट ट्रांसफर सब्सटेंस तक चली जाएगी। अच्छा ये होता किस कारण है, इसका एग्जाम्पल आपको पहले बता दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, सोलर हीटर्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, सोलर हीटर्स। ये जो मैकेनिज्म हो रहा होगा, अगर इस पे न्यूमेरिकल आएगा, अगर कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, तो इस पे जो फॉर्मूला लगेगा, इस पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो स्टीफेंस लॉ लगता है, याद रखिएगा। यहाँ पे जब भी रेडिएशन फिनोमिनन होगा तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, स्टीफेंस लॉ। तो अगर न्यूमेरिकल आएगा रेडिएशन पे तो स्टीफेंस लॉ के बारे में उसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, ठीक। तो सब वही चीज, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हीट डिसिपेशन निकालना, हीट डिसिपेशन निकालना, ठीक है। तो H की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 5.72 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल k मल्टीप्लाइड बाई इमिसिविटी, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, विद इन ब्रैकेट T1 डिवाइडेड बाई 1000 ब्रैकेट क्लोज पावर 4, इसी तरीके से T2
डिवाइडेड बाई 1000 पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानना है क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे यूज हो रही। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है के। तो के को बेसिकली बोलते हैं रेडियंट इफिशिएंसी। के को क्या बोलेंगे? रेडियंट इफिशिएंसी। ठीक, तो के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू 1 होगी अगर हमारे पास सिंगल एलिमेंट है। अगर हम लोग क्वेश्चन में ये देख रहे होंगे कि सिंगल एलिमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी? 1। अदरवाइज के की वैल्यू की रेंज पूछा जाए तो ये 0.5 से 0.8 तक होगी। ठीक है, अगर अगर एलिमेंट्स कितने हैं? सेवरल एलिमेंट्स हैं, सेवरल एलिमेंट्स हैं हमारे, तो हमारी वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से इमिसिविटी को देख लेते हैं, जो यहाँ पे इमिसिविटी वाला टर्म लिखा हुआ है। तो इमिसिविटी जो होगी वो वैल्यू 1 होगी। किस केस के लिए होगी? जब हमारे पास ब्लैक बॉडी होगी, ब्लैक बॉडी। तो अगर क्वेश्चन में ब्लैक बॉडी के बारे में बात है और इमिसिविटी की वैल्यू नहीं गिवन है तो ये अंडरस्टूड है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसी तरीके से इमिसिविटी की वैल्यू 0.9 होगी। ठीक, जब हमारे पास कोई रेजिस्टेंस एज अ हीटिंग एलिमेंट है। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर हीटिंग एलिमेंट है। ठीक, तो ये रेडिएशन फिनोमिनन हो गया। न्यूमेरिकल के बारे में बात कर ले रहे हैं, 3 तरीके की कैटेगरी के न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, रेडिएशन पे आ सकता है, कन्वेक्शन पे आ सकता है, कंडक्शन पे आ सकता है। और जब भी एग्जाम्पल के थ्रू न्यूमेरिकल को समझाया जाएगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग उस स्लाइड पे वापस आ जाते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं जो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे स्लाइड पे वापस आते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंडक्शन में बोला गया है कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ठीक है, कंडक्शन में क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट। और अभी हम लोगों ने क्या बात करी थी कि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट, नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दी सब्सटेंस। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने कंसिडरेशन भी लिया हुआ, आप इसको देख लीजिए। हीट पासिंग थ्रू द बेस ऑफ fan sat on a hob, a cold draught coming in from a window, the metal heating element in a kettle getting warm। तो ये हमारे कंडक्शन के हो गए। इसी तरीके से कन्वेक्शन में देखेंगे, हीट एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है विद इन दी फ्लूइड और यहाँ पे क्या होगा? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगा। और इसी तरीके से रेडिएशन फिनोमिनन में देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी फिजिकल कांटेक्ट हमारा सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होगा, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होगा। और दूसरी बात, मीडियम हीट नहीं होगा, मीडियम हीट नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा हीट ट्रांसफर का टाइप्स हमने समझ लिए, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में हमने बात कर ली। अब हम लोग अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस कि हमारे जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है उसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग अगर देखा जाए तो स्पेस हीटिंग में यूज होती है, फर्नेसेस में यूज होती है, बॉयलर्स में यूज होती है, रेडिएंट हीटिंग में इसका एप्लीकेशन है। और जो हीट पंप्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जो रेफ्रिजरेशन साइकिल को ड्राइविंग मैकेनिज्म में लाती है, तो वहां पे भी हीट पंप्स में भी हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग का एक प्रोमिनेंट रोल है। एडवांटेजेस लेते हैं, एक एक एडवांटेज को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बिल्कुल हम लोग का बेस क्लियर हो जाएगा तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस में, क्लीनलीनेस के बारे में बात हो रही है। क्लीनलीनेस से हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? अगर देखा जाए, एक मिनट बैक करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग टॉपिक में क्लीनलीनेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्लीनलीनेस से इंटरप्रिटेशन ये है कि समझिएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग कोई भी कन्वेंशनल सोर्स तो यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब कन्वेंशनल कोई सोर्स नहीं है या फिर फ्यूल उस तरीके का नहीं है, ना कोल है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है
यहाँ पे कोई डस्ट भी नहीं होगी, कोई ऐश भी नहीं होगी, ठीक है। तो जब कोई डस्ट नहीं होगी, ऐश नहीं होगी, तो सराउंडिंग क्या रहेगी, क्लीन रहेगी, ठीक। दूसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं, एब्सेंस ऑफ फ्लू गैसेस। जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर कन्वेंशनल फ्यूल ही नहीं, कोल नहीं है, तो फ्लू गैसेस भी नहीं प्रोड्यूस होंगी। तीसरा पॉइंट क्या है, ईज ऑफ कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, इजिली है और फास्ट भी है। चीप फर्नेसेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ चिमनी, चिमनी की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्लू गैसेस का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। बेटर वर्किंग कंडीशंस यहाँ पे मिलेंगी आपको, ठीक है। क्यों बेटर वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैन पावर की उतनी जरूरत नहीं है, तो कम मैन पावर में अच्छे इन्वायरमेंट में, क्लीन इन्वायरमेंट में चीजों को किया जा सकता है, तो यहाँ पे बेटर वर्किंग कंडीशन है, ठीक। ईज ऑफ एडाप्टेशन भी है यहाँ पे। वेरी हाई एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन, वेरी हाई एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर सपोज करिए, अगर हमने सपोज किया कि जो हमारे नॉन इलेक्ट्रिक हीटिंग है, जैसे नॉन इलेक्ट्रिक हीटिंग मैकेनिज्म के थ्रू अगर इफिशिएंसी हमको ऑब्टेन हो रही है, तो वहां पे जो इफिशिएंसी ऑब्टेन होगी वो बेसिकली आपको उसकी रेंज क्या होगी, 40 से 60%। बट अगर आपने इलेक्ट्रिक हीटिंग को यूटिलाइज किया, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटिंग को यूटिलाइज किया, तो यहाँ पे आप इफिशिएंसी आपको मिल सकती है 75% टू 100%, ठीक है। तो याद रखिए जो यहाँ पे एफिशिएंसी है यूटिलाइजेशन की बहुत ज्यादा है, 75 से 100%। और एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हीट एक्सचेंजर की जरूरत नहीं है, ठीक। यूनिफॉर्म हीटिंग, यूनिफॉर्म हीटिंग का मतलब क्या है, जो भी इलेक्ट्रिक हीटिंग का मैकेनिज्म होगा, सब्सटेंस पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली हीट होगा, ठीक है, चाहे वो कंडक्टिंग हो या फिर वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो, बट वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली ही हीट होगा, ठीक। उसके बाद अगला कंसिडरेशन ले लेते हैं कि हीटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी पॉसिबल है और उसकी भी हीटिंग क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, ठीक। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशंस ले लेते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग के। इलेक्ट्रिक हीटिंग में देखिए दो तरीके के कैटेगराइजेशन है, एक पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग है और एक हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज सप्लाई होगी और वोल्टेज सप्लाई के साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, 50 हर्ट्ज। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, मोर देन 50 हर्ट्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग में रेजिस्टेंस हीटिंग आएगी, आर्क हीटिंग आएगी, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट हीटिंग आएगी, और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आएगी और इंडक्शन हीटिंग आएगी। रेजिस्टेंस हीटिंग की दो कैटेगराइजेशन है, एक है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, दूसरा है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। और आर्क हीटिंग के दो कैटेगराइजेशन है, डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, ठीक। और इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट हीटिंग को भी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आएगी और इंडक्शन हीटिंग आएगी, ठीक। तो ये क्लासिफिकेशन है और कैटेगराइजेशन है हीटिंग मेथड्स के। रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो अगर सबसे रिक्वायरमेंट का कंसिडरेशन लिया जाए तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमारा यहाँ पे है हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट से मतलब क्या है कि अगर हाई मेल्टिंग के पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि विदस्टैंड कैपेसिटी जो है हाई टेम्परेचर की वो हमारे पास ज्यादा रहे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, it should it should have a high melting point so that it can withstand for high temperature. A small increase in temperature will not destroy the element, ठीक है। तो यहाँ पे withstand capability जो भी एलिमेंट की है वो टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर T से प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हीटिंग एलिमेंट क्या हो, हमारा डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं, स्टेबिलिटी इन एटमॉस्फेयर। स्टेबिलिटी इन एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टेबिलिटी का मतलब किसी भी तरीके का कोरोजन नहीं है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। कोरोजन का मतलब क्या है कि सपोज करिए कि अगर हम कोई हमारा एलिमेंट है अगर वो एक्सपोज करता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, या फिर कोई केमिकल फ्यूल में, तो कोरोजन फिनोमिनन वहां पे ना हो, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं, रेजिस्टेंस टू थर्मल एंड मैकेनिकल लॉसेस, ठीक है, रेजिस्टेंस टू थर्मल एंड मैकेनिकल लॉसेस। इसका क्या मतलब है, देखिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जैसे कोई मटेरियल है तो अगर हीटिंग एलिमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए,
और वो मैकेनिकल वाइब्रेशंस अगर हो रहे हो तो उनको बियर कर सके, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है रजिस्टिविटी शुड बी लार्जर। रजिस्टिविटी शुड बी लार्जर का मतलब क्या है, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से हम लोग रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर रजिस्टिविटी हायर होगी तो मटेरियल शुड, देखिए कोई भी मटेरियल होगा या एलिमेंट होगा तो इट शुड हैव अ हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से क्या होगा कि सपोज फॉर अ स्मॉल लेंथ ऑफ अ वायर देयर माइट बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। तो वहां पे अगर इस तरीके का कोई रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल हो सके, इसलिए रजिस्टिविटी को लार्जर होना जरूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं। अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे यही हैं बेसिकली, ठीक है। और एक पॉइंट मैं अगर इसमें और ऐड कर दूं तो वो पॉइंट अगर मैं लिख सकता हूं, सपोज करिए वो पॉइंट है हमारा लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक, ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये भी चीज एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ हीटिंग एलिमेंट से रिलेटेड, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और एज सच फ्री फ्रॉम ऑक्साइड ऑक्सीडेशन हो सकता है और इकोनॉमिकल है ये। तो ये रिक्वायरमेंट हीटिंग एलिमेंट्स के हैं हमारे, ठीक। अगला कंसिडरेशन लेते हैं। अब देखिए कुछ अवेलेबल मटेरियल है जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे। सबसे पहले हमको अवेलेबल मटेरियल वाली स्लाइड को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मालूम होने चाहिए कि जो मटेरियल हीटिंग एलिमेंट के होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, ठीक है, क्या सर्विस कंडीशंस होनी चाहिए, कितना ऑपरेटिंग टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो मटेरियल कॉमनली यूज होते हैं हीटिंग एलिमेंट की तरीके से, क्या वो किसी पर्टिकुलर एलॉय के बने होते हैं, जैसे निकल क्रोमियम, निकल क्रोमियम आयरन, निकल क्रोमियम अल्मोनियम, निकल कॉपर। तो ये सब क्या है, एलॉय है और इनसे भी हमारा हीटिंग एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। इसमें से हाँ, उसके बाद हमको देखना है कि जितने भी एलॉय के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं उनमें से कौन सा एलॉय चीपर है, ठीक है। ये भी कंसिडरेशन में लेना रहता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, जो कॉमर्शियल हीटिंग एलिमेंट्स मटेरियल अवेलेबल है वो लो टेम्परेचर से लेकर मीडियम टेम्परेचर रेंज तक आते हैं। और ये जो टेम्परेचर रेंज है वो 1200 डिग्री सेल्सियस तक यूज होती है। और ऐसे जो एलॉय हैं वो दो इंपॉर्टेंट एलॉय हैं, याद रखिएगा, निकल और क्रोमियम। और दूसरा है निकल क्रोमियम और आयरन कंपोजिशन के। तो यहाँ पे मैंने वैसे भी कैटेगराइजेशन क्लियरली बता रखा है, आप इसको ध्यान से देखिए। जैसे मेटेलिक अलॉय है जिसमें आयरन, क्रोमियम और अल्मोनियम। नाइक्रोम से अगर जुड़े होंगे तो निकल, आयरन और क्रोमियम। रिफ्रैक्टरी मेटल्स में टंगस्टन, मॉलिबेडनम, टेंटेलम। और नोबल मेटल में प्लेटिनम, प्लेटिनम, रोडियम। और नॉन मेटेलिक का कंसिडरेशन लिया जाए तो सिलिकॉन कार्बाइड और मॉलिबेडनम डाई सिलिकाइड। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। तो इसमें से आप चीज ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट में और जो एलॉयज है उनके बारे में भी लिख देता हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए। तो जैसे एलॉय है हमारा, निकल से ही हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक। तो निकल एक हो जाएगा, निकल क्रोमियम के साथ बनाएगा, ठीक। दूसरा क्या होगा, निकल क्रोमियम और इसके साथ और क्या जुड़ जाएगा, अल्युमिनियम जुड़ जाएगा, ठीक है। निकल क्रोमियम अल्युमिनियम जुड़ जाएगा, एल्यूमिनियम, एल्यू एल्यूमिनियम। थोड़ा सा पेन यहाँ पे कॉर्नर साइड पे चल रहा है तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ALUMINUM, ठीक है। तो एक एलॉय क्या हुआ, निकल क्रोमियम का हुआ। दूसरा क्या हुआ, निकल क्रोमियम और एल्युमिनियम का हुआ। इसी तरीके से एक और होगा, निकल क्रोमियम और हमारा क्या हो जाएगा, आयरन। निकल क्रोमियम और आयरन, ठीक। तो निकल क्रोमियम अल्मोनियम, निकल क्रोमियम और आयरन, ठीक है। और कॉमर्शियली अगर यूज किए, कॉमर्शियली हम बात करें तो कॉमर्शियली अल्मोनियम वाला हम लोग नहीं यूज करते हैं। हम लोग कौन सा यूज करते हैं, निकल
क्रोमियम आयरन वाला यूज करते हैं, और निकल क्रोमियम, तो ये हमारा कॉमर्शियल यूज है, और ये भी तीसरा वाला भी कॉमर्शियल यूज में आता है। ठीक है, और बाकी आपके सामने है, इन सबके नाम है, आप इनसे इन पर्टिकुलर मेटेलिक एलॉयज को जोड़कर आप पर्टिकुलर जो भी हीटिंग एलिमेंट है उसके बारे में आप जज कर सकते हो कि किस तरीके का हीटिंग एलिमेंट है, क्या सर्विस कंडीशन है, क्या मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, और तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं। बस याद रखिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। जैसे आपको ये भी अगर बहुत डीपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जैसे आपसे डीपर क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि अगर आपने निकल और क्रोमियम का एलॉय बनाया, ठीक है, और इसको हीटिंग एलिमेंट की तरीके से यूज कर रहे हैं, तो इसमें निकल का कंटेंट कितना होगा, तो याद रखिएगा निकल का कंटेंट हमेशा क्या होगा, ज्यादा, ये 80%, तो क्रोमियम कितना हो जाएगा, 20%। इसी तरीके से दूसरा कोई कॉमर्शियल यूज लेते हैं, जैसे दूसरा मैंने आपको बताया था निकल, ठीक, क्रोमियम और आयरन। अब इसमें इन तीनों को कंपोजिशन पूछ ले, अब इतना जैसे इतना डिटेल में पूछेगा तो निकल क्या है 60%, ठीक, क्रोमियम में कितना होगा 16%, और आयरन कितना होगा 24%। ठीक है, तो इस तरीके के अलॉय है। इसी तरीके से निकल कॉपर का बन सकता है, आयरन क्रोमियम एल्युमिनियम का बन सकता है। ठीक, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में और बताना चाहता हूं आपको कि कभी कभी एग्जाम में या कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे वहां पे कॉमर्शियल नेम होते हैं कुछ एलॉयज के, कॉमर्शियल नेम एलॉयज के होते हैं, वो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। ठीक, तो मैं उन कॉमर्शियल नेम्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कभी इस तरीके के नाम अगर आपको सामने आए तो वो किस चीज के एलॉय होंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले कभी आपको इस तरीके का वर्ड सुनाई दे यूरेका, ठीक, यूरेका वर्ड के बारे में सुनाई दे, तो ये कॉमर्शियल नेम है। और ये यूरेका जो होगा बेसिकली, इसमें क्या क्या चीजें मिली होंगी, तो ये याद रखिएगा, ये निकल और कॉपर का बना रहता है। ठीक, निकल और कॉपर का। ठीक है, निकल, अगर निकल का कंपोजिशन देखा जाता है इसमें, तो इसमें निकल का कंपोजिशन रहता है 45%, और कॉपर का कितना रहेगा 55%। तो ये यूरेका करके इसको बोला जाता है, या फिर कभी कभी यूरेका की जगह इसका नाम कुछ इस तरीके से रख देते हैं, कॉन्स्टेंटेन, कॉन्स्टेंटेन। तो याद रखिएगा कॉमर्शियल नेम क्या होगा, यूरेका या कॉन्स्टेंटेन, और निकल और कॉपर का बना रहेगा 45% निकल का कंटेंट, और कॉपर देखा जाए तो कॉपर में बेसिकली 55%। ठीक, इसी तरीके से एक तो नाम आपके सामने ये है। दूसरा कभी कभी नाम यूज हो सकता है, दूसरा नाम कभी कभी बोलते हैं कांथल, कांथल नाम वर्ड आपको सुनाई देगा। ठीक, तो कांथल बेसिकली देखा जाए तो कांथल में क्या होता है, ये किस चीज का बना रहेगा, तो इसमें आयरन होगा, ठीक, क्रोमियम होगा और अल्मोनियम होगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, आयरन क्रोमियम और अल्मोनियम, अल्मोनियम का सिंबल एल रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा अल्मोनियम का सिंबल एल। अब कांथल में आयरन का कंटेंट कितना रहेगा, देखा जाए तो 70% आयरन रहता है। क्रोमियम का कंटेंट देखा जाए तो 25% क्रोमियम रहता है, और अल्मोनियम का कितना परसेंट रहता है 5%। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यूरेका कांथल मैंने बता दिया, और नाइक्रो, इतना ही ज्यादातर आपको बेसिकली आपका यही यूज होता है। ठीक है, एक यूरेका आएगा या कांथल, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यही नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर टेम्परेचर रेंज पूछा जाए, यूरेका का टेम्परेचर रेंज क्या है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यूरेका का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, और कांथल का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है। तो जो यूरेका है, तो यूरेका का जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, याद रखिएगा, ये 400 डिग्री सेल्सियस ही तक काम कर सकता है। बट जो ये कांथल है, कांथल का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर अगर देखा जाए तो ये, एक मिनट, हाँ, ये इसका जो टेम्परेचर होगा मैक्सिमम ऑपरेटिंग, वो 1200 डिग्री सेल्सियस है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में याद रखिएगा, अगर कांथल के बारे में बात होता है, कंपोजिशन मालूम है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी पर्टिकुलर कॉमर्शियल यूज जो एलॉयज हैं, दो जो कॉमर्शियल यूज एलॉयज बताए थे मैंने आपको, एक कॉमर्शियल यूज एलॉय क्या था, निकल,
और क्रोमियम का था। अगर इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर देखा जाए तो इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, 1150 डिग्री सेल्सियस। एक कॉमर्शियली यूज ये था, और दूसरा एक हम लोगों ने कॉमर्शियली यूज बताया था निकल, क्रोमियम और आयरन, और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर देखा जाए तो 950 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कॉमर्शियली यूज्ड है, बट इन कॉमर्शियली यूज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर किसका है, कांथल का है। ठीक, कांथल के बाद क्या होगा, निकल क्रोमियम आएगा, निकल क्रोमियम के बाद निकल क्रोमियम आयरन आएगा, और फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, लास्ट में यूरेका आएगा। ठीक है, यूरेका आएगा। बस खास बात क्या होती है यूरेका की, याद रखिएगा, यूरेका अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ जाए किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो यूरेका की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर देखा जाए तो 8.88 रहती है। ये यूरेका की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सबसे ज्यादा जितने भी अभी मैंने आपको बताए, 1 2, ठीक है, थर्ड और फोर्थ, ये चार जो बेसिकली एलॉय है, इसमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी होगी, यूरेका की होगी। ठीक है, तो बस इतना ही अवेलेबल मटेरियल्स के बारे में है कॉन्सेप्ट। अगली स्लाइड पे आते हैं। तो अगली स्लाइड पे हम लोग ये जानते हैं कि फंडामेंटली अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है, पावर फ्रीक्वेंसी, जिसमें पावर फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 50 या 60 हर्ट्ज। हाई फ्रीक्वेंसी मेथड में जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तो 5 से 500 किलो हर्ट्ज। माइक्रोवेव हीटिंग के बारे में बात करते हैं तो 0.3 गीगा हर्ट्ज से लेकर प्लस माइनस 300 गीगा हर्ट्ज। हाई फ्रीक्वेंसी का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें इंडक्शन हीटिंग आती है, दो तरीके की है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आएगी, ठीक है, इसी तरीके से इंफ्रारेड, रेडियंट और रेडियंट हीटिंग, और पावर फ्रीक्वेंसी में रेजिस्टेंस हीटिंग और आर्क हीटिंग। और नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीटिंग के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीटिंग के बारे में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आज जो हम लोगों ने सीखा, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहली चीज ये सीखी कि इलेक्ट्रिक हीटिंग के यूज क्या होते हैं, तो डोमेस्टिक में, इंडस्ट्रियल में। उसके बाद हम लोगों ने देखा हीट ट्रांसफर के कितने मोड होते हैं, उसमें हमने ये देखा कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स का कोई मूवमेंट नहीं होता है। उसके बाद कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद रेडिएशन में देखा कि सोर्स से सब्सटेंस में हीट ट्रांसफर होगी, मगर मीडियम में कोई भी हीट, मीडियम जो भी होगा वो हीट नहीं होगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के तीनों कैटेगरी के न्यूमेरिकल के फॉर्मूले भी मैंने डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने एडवांटेजेस पढ़े इलेक्ट्रिक हीटिंग के। ठीक, इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेजेस को क्लियरली समझा। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा कि इलेक्ट्रिक हीटिंग कितने तरीके की होती है। उसके बाद हम लोगों ने मटेरियल यूज्ड में काफी अच्छे से समझा कि यूरेका क्या होता है, कांथल क्या होता है, यूरेका और कांथल के जो एलॉयज हैं उनका कंपोजिशन क्या है, यूरेका का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, 400 डिग्री सेल्सियस। कांथल का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है, 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसी तरीके से हमने तीसरी कैटेगरी देखी निकल और क्रोमियम की, और निकल क्रोमियम आयरन की, जो कि कॉमर्शियली यूज्ड है, और इनकी जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है वो 1150 डिग्री सेल्सियस और 950 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, रिफ्रैक्टिव मेटल्स, नोबल मेटल्स, नाइक्रोम और मेटेलिक अलॉयज के बारे में अच्छे से समझा। नॉन मेटेलिक जो है जैसे सिलिकॉन कार्बाइड और मॉलिब्डेनम डाइसिलिकाइड, इनके बारे में जाना कि ये भी एग्जांपल्स हैं। इतना आज हमने सही से समझा। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को लिया और इलेक्ट्रिक हीटिंग को फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्लासिफाई किया। अब अगले पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट हीटिंग के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। देखिए, स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट आपका बिल्कुल नया है, और अभी इलेक्ट्रिक हीटिंग को बेसिक्स से बिल्कुल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तब एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने लेक्चर को बिल्कुल धीरे धीरे आपको एक एक चीज को कवर अप करके समझाया। ठीक, so thanks for watching, have a good day, god bless you all।